ओके, ये कि ख्याल रखिएगा, ट्रेड ऑन न्यूज, ट्रेड ऑन फ्लक्चुएशन, ट्रेड ऑन इवेंट्स, ये तकरीबन क्लोज टू एक दूसरे के ईच अदर होते हैं, इसमें कोई मैसिव फर्क नहीं होता। लेकिन बस ये है कि ये नॉर्मली दोस्त पर जो फ्लक्चुएशन होती है वो ऑब्जर्व की गई है कि मॉर्निंग के वक्त थोड़ा सा प्रेशर, अगर मार्केट पॉजिटिव चल रही है तो मॉर्निंग के वक्त बाइंग प्रेशर होता है, और शाम के वक्त या क्लोजिंग के वक्त सेलिंग प्रेशर आता है। सेलिंग प्रेशर यही आता है कि वो जो इंट्राडे ट्रेड के जो ब्रोकर्स होते हैं वो अपनी पोजीशन लॉक करके मार्केट से निकलना चाहते हैं। तो वो जो मार्केट से निकलना चाहते हैं तो वो बिल्कुल वही काम कर रहे होते हैं, जो रेट मिल रहा होता है उसमें बेच के वो निकलते हैं। बिल्कुल इसको इसी तरह समझ लीजिए, जैसे आप इतवार बाजार या मंगल बाजार में जाए तो शाम के वक्त रात 9-10 बजे के बाद वो थ्रो अवे प्राइस पे कम सब्जियां बेच रहे होते हैं। रीजन यही होती है कि अगर अगले दिन उनका कोई और बाजार नहीं है तो जैसे वो, ये भी एक आपको साइकिल समझाऊं थोड़ी सी ताकि आपको क्लियर हो। अगर आप इतवार बाजार से कोई चीज ले रहे हैं और पीर को कहीं उनका बाजार नहीं है, तो चांस है कि इतवार बाजार को, जो इतवार को सब्जी बच जाएगी वो मंगल या बुध को बिकेगी। तो उनकी कोई होती है कि इतवार को रात में बेच बाच के खत्म करो उसी दिन। लेकिन अगर लेट सपोज वो मंगल बाजार में लगाए और उसके बाद उनके पास कोई बुध बाजार अवेलेबल है, तो फिर वो मंगल बाजार में थ्रो अवे प्राइस पे नहीं आएंगे, वो कहेंगे कोई बात नहीं, कल सुबह दूसरे बाजार में जाके बेच देंगे। तो यही सेम चीज इंट्रा ट्रेड में होती है। इंट्रा डे वाले जो आते हैं ना, वो आते ही इसीलिए कि हमें हर सूरत में बाजार से निकलना है। जब वो निकल रहे होते हैं तो वो उस वक्त सेलिंग साइड से प्रेशर आता है, सेलर ज्यादा होते हैं, बायर कम होते हैं, क्योंकि मार्केट क्लोज हो रही होती है। देखो बड़ा कॉमन फॉर है, कोई भी फाइनेंशियल मार्केट दुनिया में कहीं और से नहीं आई है, वो यही तुम ऑब्जर्व करो, जब मार्केट बंद होने का टाइम होता है उस वक्त निकलने वालों का ज्यादा लोड होता है। लेट सपोज आप लकी वन जाए, एवरी वन नोज कि 11 बजे के करीब बंद हो रही होगी, तो 11 बजे लकी वन से गाड़ियां ज्यादा बाहर जा रही होंगी, इनकम हो रही होंगी। क्यों? कि हर एक ये सोच के आया कि मार्केट किसी वक्त भी बंद हो जाएगी 11-12 बजे के दरमियान। यही सेम चीज फॉरेक्स मार्केट में, जब 3 बजे लोगों को पता है कि मार्केट बंद हो रही है, अब कोई बड़ी मैसिव मूवमेंट नहीं होगी, तो जो सेलर है उनकी लाइन ज्यादा होती है, जो बायर है उनकी लाइन कम होती है। जब सेलर ज्यादा माल मार्केट में बेचता है। सर, हाँ बोलो बेटा। अब मुझे क्वेश्चन पूछना था, जैसे आपने बताया जो इंट्राडे ट्रेडर्स होते हैं कैसे वो सेफली प्ले कर रहे होते हैं कि वो डे क्लोजिंग पे सेल कर देते हैं, जैसे कि, लेकिन हमें पता है कि डे एंड जब हो रहा होता है तब प्राइस कम हो रही होती है, तो एक तरह से वो लॉस नहीं भी कर रहे होते कि हमें पता है कि प्राइस कम होगी और हम सेल करेंगे, तो एक तरह से हम लॉस पे सेल कर रहे हैं। नहीं नहीं अधिका बेटा क्लियर करना, देखो वजह नहीं कि वो एंड पे ही बेचे, वो हो सकता है 12 बजे ही बेच के चले जाए। ओके ओके ओके। वो इंट्राडे का मतलब है वो उसी दिन ट्रांजैक्शन लॉक करेंगे अपनी, ओपन नहीं छोड़ेंगे। लेकिन अगर उन ये और ज्यादातर सर ये भी तो हो सकता है कि वो, हाँ बोलो बेटा। और सर ये भी तो हो सकता है कि वो एक ही दिन में जो है वो नंबर ऑफ ट्रेड्स कर रहे हो। बिल्कुल यही करते हैं वो तुम लोगों ने जैसे कैपिटल मार्केट में देखा कि 15 पैसे के फर्क से बेच खरीद रहा है धड़ धड़ धड़, लेकिन क्योंकि वो खुद ब्रोकर है तो उनको कमीशन तो किसी को नहीं देना, जितनी ट्रांजेक्शन कर रहे हैं सारा मेरे और आपके लिए प्रॉब्लम है। मुझे अगर 15 पैसे बचे तो मैं 5 मिनट सोचूंगा कि उस 15 पैसे में 8 पैसे तो मैं ब्रोकर को दे दूंगा, तो मुझे तो 7 बचेंगे। लेकिन ब्रोकर खुद कर रहा है, उसको तो कोई इशू नहीं है। तो ये भी एक ट्रांजैक्शन कॉस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है इंट्राडे ट्रेडिंग में। इसीलिए मैंने आपको कहा कि फॉरेक्स मार्केट के अंदर तो बिल्कुल रिटेलर नहीं है, क्योंकि उसकी ट्रांजैक्शन कॉस्ट बहुत ज्यादा है। अगर मैं दिन में 4 बार डॉलर खरीदूं और बेचूं तो हर बार मुझे ₹1 फी डॉलर का फर्क पड़ जाएगा। पहले डॉलर में मूवमेंट हो रही है ₹2 की, तो उसमें से तो ₹1 तो मैंने ब्रोकर को ही दे दिया कमीशन, तो मुझे कितने बचेंगे? तो ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। इस वजह से इस मार्केट में सिंपल सिर्फ और सिर्फ ब्रोकर्स होते हैं, कोई रिटेल बायर या रिटेल कंज्यूमर नहीं होता, ये क्लियर रखना। ओके। अच्छा, अब वो वाली चीज के वो अगर इंट्राडे ना करें, ये बेसिकली डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रेटेजी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन होती है। जब आप लोगों ने ट्रेजरी एंड फंड मैनेजमेंट पढ़ा? नहीं सर, बच्चों नहीं पढ़ा हुआ। नहीं पढ़ा हुआ। आप लोगों का ये लास्ट इलेक्टिव है? नहीं नो सर, सर। इसके बाद भी एक इलेक्टिव होगा, फिर उम्मीद है टीएफएम अच्छा। पढ़ाएं। ट्रेजरी एंड फंड मैनेजमेंट पढ़ाएंगे तो ट्रेजरी के लोग इसमें खेलते ही ट्रेजरीज के लोग हैं, बैंक्स के, तो उनको अपनी लिक्विडिटी को भी मैनेज करना होता है। तो वो एक पोर्शन डेवलप कर देते हैं कि लिक्विडिटी वाले फंड इतने हैं तो उसमें चाहे 10 पैसे ही बचे तो काम करना है। उसी हिसाब से वो लॉन्ग टर्म पोजीशन भी लेते हैं, उसी हिसाब से वो शॉर्ट टर्म पोजीशन भी लेते हैं। लेकिन अगर वो इंट्राडे नहीं होगा तो वो फ्लक्चुएशन में खेलेगा, यानी कि उसके पास कोई न्यूज है कि कल डॉलर और महंगा होगा,
तो वो आज हो सकता है ना बेचे, कल बेच दे। लेकिन ये स्ट्रेटेजीज होती हैं, वही वाली बात है, डू नॉट पुट योर ऑल एग्स इन अ सिंगल बास्केट। वो हर फ्लक्चुएशन के साथ खेल रहे होते हैं ताकि उसके साथ थोड़ा थोड़ा एंजॉय करते रहे। ओके, अच्छा, स्ट्रेटेजी यहां हो गया था ट्रेड। स्ट्रेटेजी ऑफ कैरी ट्रेड, लॉन्ग पोजीशन लेते हैं। कैसे लॉन्ग पोजीशन लेते हैं कि जिस वक्त जिस करेंसी के ऊपर लोअर यील्ड है, यानी कि जो करेंसी आज सस्ती है, वो अपने बिजनेस फेजेस के अंदर इस वक्त लोअर साइड पे उसको वहां उठाते हैं, और जब वो हायर साइड पे जाती है उसको वहां बेचते हैं। अच्छा, ये मूवमेंट बहुत ज्यादा नहीं होती। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, सऊदी रियाल की, उम्रे और हज की सीजन में सऊदी रियाल अपनी हाई यील्ड पे बिकेगा, क्योंकि डिमांड ज्यादा थी, सप्लाई तो वही है। अब क्या होगा कि जो बड़े ब्रोकर्स हैं, वो जिस वक्त सऊदी रियाल, जैसे बड़ा सिंपल सा मैं कहूं, हज के फौरन बाद, हज के फौरन बाद तकरीबन 30 या हज के सीजन में, हज जब शुरू होता है उस 40-50 दिन या 60 दिन तक सऊदी रियाल नीचे आ जाता है। रीजन ये है कि सऊदी अरब में कोई मूवमेंट नहीं हो रही थी, वहां हाजी होते हैं जो रियाल लेके जा चुके। अब वो जो हाजी सऊदी अरब में, उनके पास वो रियाल नहीं है, उनके पास वो फॉरेक्स है। उनके पास वहां पे, सॉरी, वो जब सऊदी अरब में हाजी बैठे हुए, जब वो पाकिस्तान से गए थे तो फॉरेक्स लेके गए थे, लेकिन जब वो सऊदी अरब पहुंच गए तो वहां पे उनके लिए वो लोकल करेंसी है, फिर वो फॉरेक्स नहीं है। वो वहां उनको अनलिमिटेड क्वांटिटी अवेलेबल है, जितना दिल चाहे ले सकते हैं रुपीज या डॉलर के बदले। अब क्या होगा, आउटसाइड ऑफ द मार्केट डिमांड कम हो गई, क्योंकि सऊदी अरब लॉक हुआ हुआ है अगले 2 महीने के लिए। जब वहां डिमांड कम हुई तो उस वक्त डेफिनेटली सेलिंग पे प्रेशर आ गया, प्राइस नीचे आना शुरू हुई, क्योंकि डिमांड नहीं है, बायर नहीं है, तो सेल करना है तो लो। इस वक्त आपने खरीद लिया लो पे। लो से मुराद ये नहीं है कि 40 रुपए की चीज कैपिटल मार्केट की तरह 20 रुपए की जाएगी, नहीं, वो 40 रुपए की चीज हो सकता है 39 में आ जाए, 38, उस वक्त आपने उठा लिया। और आपको पता है कि जैसे अभी सफर का महीना स्टार्ट होगा, हज का सीजन खत्म होगा, हाजी दोबारा उम्रा ओपन होगा, आपको पता है फिर आपकी फॉरेक्स में प्रेशर आएगा, उस वक्त आज से बेहतर रेट मिलेंगे, आपने उस वक्त बेचना शुरू कर दिया। कैरी ट्रेड का मतलब यह है कि आप फ्यूचर को, प्रोस्पेक्ट्स को जहन में रखते हुए, जब वो नीचे की तरफ ट्रेड हो रहा होता है उस वक्त खरीद लेते हैं, और जब वो ऊपर की तरफ ट्रेड करने का होता है तो उस वक्त बेच देते हैं। यानी कि सस्ता खरीद के आप महंगा बेचते हैं। इट्स द पीपल्स लाइक आर्बिट्रेजर्स, ये आर्बिट्रेजर्स का होते हैं, लेकिन ये डिफरेंट मार्केट में काम नहीं करते, ये उसी मार्केट में काम करते हैं जिसमें सब काम कर रहे हैं। ये भी एक ख्याल है। ओके, अच्छा, यहां तक कोई क्वेश्चन है तो बिल्कुल पूछो, ताकि फिर मैं आगे चलूं। एनी क्वेश्चन? यस सर, एक बार आप ट्रेड ऑन न्यूज रिपीट कर देंगे? देखो, ट्रेड ऑन न्यूज जैसे ये है, लेट सपोज न्यूज जो आती है ना, वो सरप्राइजिंगली आती है। न्यूज का जो कंसेप्ट है वो ईएमएच का कंसेप्ट है, ईएमएच, एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस का। अब कुछ लोग वो होते हैं जिनके पास इनसाइडर न्यूज एक दिन पहले आ जाती है, कुछ लोग वो होते हैं जिनके पास न्यूज अखबार के जरिए आती है। जब अखबार के जरिए आती है तो दुनिया को पता चल गई, हर एक एक्शन में आ गया, तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी लिमिटेड हो जाती है। लेकिन जब वही न्यूज आपको एक दिन पहले मिल जाती है तो आप दुनिया के जागने से पहले उस पर काम कर लेते हैं। तो जब ट्रेंड और न्यूज होता है तो हम न्यूज को देख रहे होते हैं कि इस वक्त इसका ट्रेंड क्या है। इस वक्त जैसे दुनिया भर में डॉलर के ऊपर प्रेशर आ गया है, क्योंकि ट्रेड बंद हुई हुई है, और न्यूज जो बता रही है, जो पब्लिकली न्यूज चल रही है, वो ये है कि जून भी गुजार देंगे इसी तरीके से। तो डेफिनेटली अब डॉलर में ट्रांजैक्शंस कम हो रही है, तो बाइंग भी कम हो रही है, सेलिंग भी कम हो रही है, तो ऑटोमेटिकली उसके प्राइस नीचे आना शुरू होंगे एज अ फॉरेक्स। एज अ अमेरिकन डॉलर नहीं नीचे आ रहा, लेकिन एज अ फॉरेक्स डिमांड एंड सप्लाई डिस्टर्ब हो रही है। इसी तरह एक न्यूज अभी आ जाती है, लेट्स सपोज, अभी पता नहीं तुम लोगों ने कितने लोगों ने देखा, अभी अमेरिका में एक कंपनी ने एक मेडिसिन को अनाउंस किया कि ये बेहतर इलाज है। जिस दिन वो अनाउंसमेंट आती है उस दिन उस कंपनी के शेयर्स 5% ऊपर चले गए, फिर दूसरे दिन WHO ने कहा नहीं जी ये कंफर्म नहीं है, अगले दिन 4% शेयर नीचे आ गए। ये न्यूज है। किसी एक सर्टेन एक न्यूज आ जाती है कि लेट सपोज इमरान खान साहब डॉलर अकाउंट फ्रीज कर रहे हैं, अभी साके सब लोग डॉलर से अपने अकाउंट डॉलर निकलवा लेंगे, क्योंकि न्यूज थी। अब वो न्यूज जेन्युइन थी या नहीं थी, लेकिन एक उसने ट्रेंड बना दिया,
तो बिल्कुल उसी तरह जिस तरह कैपिटल मार्केट में न्यूज पे ट्रेंड बनता है ना, उसी तरह फॉरेक्स मार्केट में भी न्यूज पे ट्रेंड बनता है और लोग उसके साथ वर्कआउट करते। ओके, और कोई क्वेश्चन? नो सर। ओके, वी कैन गो। बेसिक पर्पस फॉरेक्स का क्या है? देखो, ये पर्पस बुक्स में नहीं है, लेकिन कुछ चीज अंडर द लाइंस वाले पर्पस है। उसमें से पहला पर्पस, none of the country in the world is self isolated country, यानी कि वो दुनिया में सब बना रहा है, उसके पास दुनिया की सब चीजें हैं। नो, हर कंट्री एक दूसरे पे एक सर्टेन लेवल पे डिपेंडेंट है। दुनिया में शायद ही कोई ऐसा कंट्री हो जो हर चीज में सरप्लस हो। सरप्लस नहीं हो सकता, उसका चीजें सब हो लेकिन सरप्लस ना हो। कुछ चीजों में वो सरप्लस है, जिसमें वो सरप्लस होता है उसको वो एक्सपोर्ट कर देता है, जिसमें वो शॉर्टेज में होता है उसमें वो इंपोर्ट करता है। अब क्वेश्चन ये आता है, हाउ वी डिटरमाइन द फॉरेक्स? हमें क्या जरूरत है? फॉरेक्स का सबसे बुनियादी मकसद जो जरूरी है वो इंटरनेशनल ट्रेड के लिए जरूरी है, क्योंकि जब तक करेंसियों की वैल्यू डिटरमाइन नहीं होगी, बायर और सेलर्स के दरमियान प्राइसिंग डिटरमाइन नहीं हो सकती। बायर कह रहा है कि मैं इतने मांगूंगा, सेलर कह रहा है मैं इतने दूंगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो ये ख्याल रखना कि पर्पस ऑफ फॉरेक्स मार्केट का जो बुनियादी पर्पस है वो यही है कि आप इंटरनेशनल ट्रेड को सपोर्ट करना चाहते हैं और इसके अलावा इसका कोई मकसद नहीं है। ये बेसिक पर्पस ये है। बट बाकी सेकेंडरी पर्पस है इन्वेस्टमेंट। हम पाकिस्तानी एज अ करेंसी कमजोर लोग हैं, तो वी कैन कीप द यूएस डॉलर एज अ स्ट्रॉन्ग करेंसी या एज अ इन्वेस्टमेंट। दीज आर द ऑप्शंस अवेलेबल। सर पर्पस दोबारा एक बार रिपीट कर दें, क्या कह रहे बेसिक हैं? पर्पस जो फॉर अभी आगे डिटेल में भी आ रहा है, लेकिन बेसिक पर्पस मस्ट बी इन योर माइंड। इट्स इंपॉर्टेंट फॉर द इंटरनेशनल ट्रेड। हाउ यू डिटरमाइन द ऑयल प्राइसेस इन पाकिस्तान? सऊदी अरब इज आस्किंग 50 रियाल, यू आर सेइंग कि 50 रुपीज, नेवर बीइंग पॉसिबल। तो इसलिए फॉरेक्स मार्केट की डिटर्मिनेशन होना बहुत जरूरी है, ताकि ये जो बाइंग का प्रोसीजर है ना इंटरनेशनल ट्रेड का, ये कवर किया जा सके। और इसके अलावा इसका बेसिक पर्पस यही है। सेकेंडरी पर्पस ये है कि लोगों ने स्ट्रॉन्ग करेंसियां इन्वेस्टमेंट के लिए रखते हैं, स्पेकुलेटर इसमें गेम खेलते हैं, खरीद लेते हैं, जब सस्ती होती है थोड़ा सा रेट बढ़ता है बेच देते हैं। तो और भी बहुत सारे, लेकिन बेसिक पर्पस इंटरनेशनल ट्रेड को फैसिलिटेट करना है बेसिकली, और इसके अलावा इसका कोई और अदर पर्पस बेसिक नहीं है। ओके, अब उस पर्पस को कवर करने के लिए सबसे बेस्ट लिक्विडिटी। मैं आपको एक ऐसी चीज दूं जो कोई खरीदने वाला ही ना हो पाकिस्तान में, पूरा कंटेनर दे दूं आपको, क्या करेंगे? कभी सोचा है? लेट सपोज पाकिस्तान में आपको एक आदमी पोर्क का गोश्त कंटेनर भर के भेज देता है। इज देयर एनी अवेलेबिलिटी ऑफ लिक्विडिटी इन पाकिस्तान? नो। नो सर। इसी तरह कोई पाकिस्तान में एक आदमी इसराइल की जो भी करेंसी, आई हैव नो आइडिया कि इसराइली करेंसी को क्या कहते हैं, इसराइली करेंसी लेके आ जाए और यहाँ बेचना चाहे, व्हाट वुड बी द चांसेस? जीरो लिक्विडिटी। बेसिकली इंटरनेशनल ट्रेड नीड अ लिक्विडिटी, लिक्विडिटी नीड अ स्ट्रॉन्ग करेंसीज। इसीलिए मैंने कहा दुनिया की 80% से ज्यादा ट्रेड जो है वो 7 करेंसियों में हो रही है, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग करेंसीज है। तो दुनिया भर में उनकी लिक्विडिटी बहुत आई है। आप अभी आप में से किसी के पास फॉर एग्जाम्पल जिम्बाब्वियन डॉलर हो, डॉलर्स है, एक हमने पेंडू आदमी से कहा डॉलर है, वो समझेगा अमेरिकन डॉलर, क्योंकि डॉलर का कंसेप्ट अमेरिकन है, लेकिन डॉलर दुनिया की मोर देन 40-50 कंट्रीज में एज अ डॉलर डिनोमिनेशन में यूज होते हैं। आपके पास जिम्बाब्वियन डॉलर्स हैं, क्या चांसेस है? एक पाकिस्तानी रुपए के बदले शायद 4000 या 6000 है, या बल्कि इससे भी ज्यादा, आई एम नॉट श्योर। एक पाकिस्तानी रुपया देंगे तो इतने $1000 मिलेंगे। वाई? तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। आप लिक्विडिटी हमेशा उस मार्केट में उसकी रखते हैं जिसकी मार्केट वर्थ होती है। जो मार्केट में वर्थ करता है उसकी रखते हैं, और जो मार्केट में वर्थ नहीं करता उसकी नहीं। इस वक्त दुनिया की मोर देन 60% ट्रेड यूएस डॉलर में होती है, तो इसलिए यूएस डॉलर दुनिया में सबसे ज्यादा वर्थ करता है, क्योंकि मोर देन 60% ट्रेड उसकी होती है। और उसके बाद जैसे जैसे यूरो है, स्विस फ्रैंक है, कैनेडियन, ऑस्ट्रेलियन, ये सारे जो है ये चलते हैं। लेकिन मार्केट के चलने वाले वही होंगे जिनकी हाई लिक्विडिटी होगी। यूएस डॉलर हाईली लिक्विड है। आप जैनब मार्केट में भी दुकानदार को कहें या अपने मोहल्ले के परचून वाले को कहें यार $1 के मुझे 2 किलो शक्कर दे दो, हो सकता है वो दे दे,
क्योंकि उसको पता है ये $1 में कल बेचूंगा, 150 रुपए का तो पक्का है। लेकिन मैं उससे कहूँ ये लो 100 अगवानी का मुझे दे दो, वो कहेगा भाई पहले रुपया लिया भाई, अगवानी अपने पास ही रख, क्योंकि उसको ये डाउट है कि कल कोई अगवानी खरीदने वाला मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ये ख्याल रखिएगा कि लिक्विडिटी पर्पस है, बेसिक की लिक्विडिटी होनी चाहिए। जब तक लिक्विडिटी नहीं होगी इंटरनेशनल ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं होती। ओके, ट्रेडिंग टाइम बहुत मिनिमम है और ट्रांजैक्शन टाइम तो बिल्कुल ही तकरीबन ऑलमोस्ट जीरो है। मैंने आपको शुरू में कहा था कि मार्केट 24 आवर्स की है। टोक्यो में जागती है तो न्यूयॉर्क में सोती है। जब न्यूयॉर्क बिस्तर बिछाता है सोने का तो टोक्यो बिस्तर से उठ रहा होता है। तो इसलिए ये वाहिद मार्केट है जो 24 आवर्स रिमेन्स ओपन है, इसमें कोई कंट्रोल नहीं है, इसीलिए इसको कंट्रोल करना बहुत डिफिकल्ट होता है और ये अपनी ही मर्जी से वर्कआउट करती है। तो ये ख्याल रहे कि आप सिर्फ इसमें से क्विट होते, मार्केट ओपन रहती है। लेट सपोज मैं सिंगापुर में खेल रहा था, सिंगापुर में सुबह जब मैं 9 बजे ऑफिस आया तो सिंगापुरियन मार्केट पाकिस्तानी 7 बजे खुल चुकी थी, 6 बजे खुल चुकी थी। 3 घंटे की वहां ट्रेडिंग हो गई है। मैं 9 बजे मार्केट में घुसा और जब मैं शाम में निकल रहा था तो 4 बजे इंग्लैंड की मार्केट खुल गई थी, वहां भी मैंने ट्रेड किया। तो ये मेरी मर्जी है, मैं 24 घंटे काम करना चाहूँ तो मेरे लिए 24 घंटे मार्केट सेंटर्स खुले हुए, और अगर मैं टाइम पाकिस्तानी टाइम में तो जितने दिन पाकिस्तानी टाइम में उसमें मैं काम करूंगा। ज्यादातर आप देखिएगा कॉल सेंटर्स वगैरह में आपको रात की जॉब दी जाती है, या वजह यह है कि वहां के जो फाइनेंशियल सेंटर्स हैं वो शाम, अमेरिका के तो शाम 8 बजे के बाद खुलते हैं, 8 बजे से 6 बजे से, और यूरोप के 4 बजे के बाद खुलना शुरू होते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी ट्रेडिंग टाइम क्या है। फ्लेक्सिबिलिटी ये है कि आप अपनी मर्जी से अपना ट्रेडिंग टाइम डिसाइड कर सकते हैं, आपको किसी और से ट्रेडिंग टाइम लेने की जरूरत नहीं है। ओके, थर्ड ऑप्शन है लेवरेज। लेवरेज ऑलवेज, अच्छा व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ लेवरेज इन योर माइंड? लेवरेज कहते किसे? अभी जैसे जिसको लेवरेज को मैं अगर आपको और आसान अल्फाज में एक वर्ड यूज करूं, मार्जिन। लेवरेज एडवांटेज, वो आजादी है, लेवरेज वो आजादी है जो आपको मिलती है ट्रेडर्स, यानी कि यहाँ पे ये आजादी है कि क्योंकि इसमें बहुत छोटे पैसों में मूवमेंट हो रही होती है। मैंने आपको कहा 15 पैसे, 20 पैसे, 50 पैसे की ज्यादा की मूवमेंट नहीं होती। यहाँ कैपिटल मार्केट की तरह नहीं होता कि जी सुबह 40 रुपए था शाम में 32 रुपए हो गया, नहीं। यहाँ मूवमेंट होगी, सुबह 150 था तो 151 हो जाएगा या 149 हो जाएगा, इससे ज्यादा की मूवमेंट पॉसिबल नहीं है। उसमें लेवरेज क्या देते हैं? लेवरेज कुछ जगह पे इस तरह है कि अगर मैं ब्रोकर के पास अकाउंट खोलता हूँ 100 रुपए का, तो देयर वुड बी अ चांसेस कि वो मुझे उस 100 रुपए के ऊपर 400 रुपए तक, बल्कि 4000 रुपए तक की भी लेवरेज दे दे, डिपेंडिंग ऑन माय साइज। मेरा जितना बड़ा फंड का साइज होगा मेरी लेवरेज उतनी ज्यादा होगी, जितना छोटा अकाउंट का साइज होगा लेवरेज उतनी कम होगी। तो फाइनेंशियल मार्केट में फ्लक्चुएशन होती है माइक्रोन्स परसेंटेज, माइक्रो परसेंटेज। कैपिटल मार्केट और इनमें जो मूवमेंट होती है रियल परसेंटेज में होती है, 5%, 4%। लेकिन जब हम फॉरेक्स मार्केट में घुसते हैं तो यहाँ परसेंटेज आती है 1% का भी बेस 1%, इतनी माइक्रो हो रही होती है। अब बहुत सिंपल सी है कैलकुलेशन, मैं आपको कहता हूँ कि ब्रिटिश पाउंड 200 रुपए का है, क्या मूवमेंट हुई पूरे दिन में? 50 पैसे। 50 पैसे कितना आया भाई? 1% उसका 2 रुपए था, 50 पैसे तो 1% का भी 25% आ गया, यानी कि 0.0025 पे जाके कहीं ट्रेड हो रही है। तो इसलिए यहाँ पे लेवरेज ज्यादा है एज कंपेयर टू अदर मार्केट्स, कि आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है कि रिटर्न्स आपके बेहतर हो सके। ट्रेडिंग कॉस्ट हाई है एज कंपेयर टू अदर्स। अच्छा, इसमें हाँ बोलो बेटा। सर लेवरेज वाला समझ में नहीं आया। देखो लेवरेज का मतलब है कि मैं आपने स्टॉक मार्केट में 100 रुपए लगाए तो आप कितने के शेयर्स खरीद सकते हैं? 100 रुपए के। और अगर कोई आपको ब्रोकर अलाउ भी करता तो 100 के आप 500 के ले लेंगे, 20% से ज्यादा मार्जिन तो कोई नहीं दे रहा। फॉरेक्स मार्केट में लेवरेज 1% की जगह 400% तक है, यानी कि आपने अगर 100 रुपए लगाए तो आप 4000 रुपए तक के डॉलर खरीद सकते हैं। रीजन ये है कि वहां पे फ्लक्चुएशन माइक्रो परसेंटेज में, कि 1% का भी 1%, तो इसलिए वहां पे लेवरेज आपको ज्यादा मिलता है। कैपिटल मार्केट में फ्लक्चुएशन रियल परसेंटेज में 5%, 4%,
तो वहां पे आपको फ्लक्चुएशंस को बर्दाश्त करने के लिए मार्जिन्स कम करने पड़ते हैं। अच्छा, दूसरे इंपॉर्टेंट, फॉरेक्स मार्केट, मैंने आपको कहा शुरू में कि फॉरेक्स मार्केट करेंसी है, बाउंड्री के बाहर फॉरेक्स है, बाउंड्री के अंदर वो करेंसी है। तो उसकी एक सर्टेन वैल्यू है जो गारंटी की गई है गवर्नमेंट से। कैपिटल मार्केट में जो शेयर्स है उसकी गारंटी कर रही है कंपनी। कंपनी अगर खुद ही बैठ गई तो उसके शेयर्स की वैल्यू ऑटोमेटिकली जीरो की तरफ चली जाएगी। तो ये ख्याल रखिएगा कि इसका लेवरेज इसलिए ज्यादा होता है कि फॉरेक्स को बैक कर रही होती है गवर्नमेंट्स, और जब गवर्नमेंट बैक करती है तो उनकी बैंकरप्सी या डिफॉल्ट के चांसेस बहुत मिनिमम होते हैं, बहुत मिनिमम। यानी कि 1% का भी 1000%, यानी कि 1% में भी 0.00001% चांस है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाए। तो उस सूरत में या अमेरिका डिफॉल्ट कर जाए, तो इसमें फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा होती नहीं है, ये एक वजह है। ओके, लेकिन कैपिटल मार्केट में या आपकी कमोडिटी मार्केट में लेवरेज कम होती है क्योंकि वहां डिफॉल्ट रिस्क होता है। यहाँ पे डिफॉल्ट रिस्क ऑलमोस्ट जीरो है, क्योंकि आपका क्या ख्याल है कि यूएस करेंसी डिफॉल्ट कर जाएगी या अमेरिकन ब्रिटिश पाउंड डिफॉल्ट कर जाएगा? नहीं। तो इस वजह से यहाँ पे लेवरेज एज कंपेयर टू अदर मार्केट ज्यादा होता है। ओके, या स्टिल कंफ्यूज? नो सर, क्लियर। बस इतना समझ लो, इसमें डिफॉल्ट, फॉरेक्स मार्केट में डिफॉल्ट रिस्क नहीं है, बकिया मार्केट में डिफॉल्ट रिस्क है, इसीलिए लेवरेज ज्यादा दिया जाता है। इसीलिए देखो ना, अगर मैं आपको बड़ा सिंपल से दूं, आपके पास पाकिस्तान में अगर एक $10 है और उस पर टेप लगा हुआ है, पाकिस्तान में कोई नहीं खरीदेगा, लेकिन वो $10 अमेरिका चलेगा तो वो वहां करेंसी है, वहां फॉरेक्स नहीं है, वहां कोई भी दुकानदार मना नहीं करेगा। बिल्कुल उसी तरह पाकिस्तानी रुपया है, यहाँ 5 टेप लगा के आप दुकानदार को दें या बैंक को दें, वो ले लेगा, लेकिन आप दुबई में दें वो नहीं लेगा, क्योंकि वो उसकी करेंसी नहीं है, वो एज अ एसेट्स ले रहा है, तो वो अच्छा एसेट्स लेगा। पाकिस्तान में वो रुपया एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, तो यहाँ पे वो हर सूरत में चल जाएगा। तो ये फर्क आता है जिसकी वजह से लेवरेज बहुत हाई दी जाती है। ओके, ट्रेडिंग कॉस्ट इसकी एज कंपेयर टू अदर्स हाई होती है, क्योंकि इसमें नॉर्मली तौर पे रिटेल इसीलिए हाई है कि इसमें रिटेल ट्रांजैक्शंस नहीं होती, इसमें वॉल्यूम पे ट्रांजैक्शंस हो रही होती है। इसमें जो जनरल टर्म्स यूज होती है वो यूज होती है बिड एंड आस्क। Whenever we are using the word bid, तो means bank is willing to buy, और ask bank is willing to sell। हम बैंक के पॉइंट से बात कर रहे हैं। बिड वो कीमत है जिसमें बैंक कह रहा है लाओ मुझे दे दो, आस्क वो कीमत है जिसमें बैंक बेचेगा। तो ये नॉर्मली जब हम फॉरेक्स मार्केट में बात करते हैं तो उसकी जो जनरल जॉर्गन्स के तौर पे टर्म यूज होती है वो यूज होती है बिड एंड आस्क। व्हाट इज द, और नॉर्मली इस बिड एंड आस्क के दरमियान लेस देन 0.5% का फ्लक्चुएशन होती है। यानी कि पाकिस्तान में अमेरिकन डॉलर क्योंकि सबसे ज्यादा ट्रेड होता है, वॉल्यूम ज्यादा, तो अमेरिकन डॉलर मेरे ख्याल में ₹1 का फर्क रखता है, लेकिन शायद ब्रिटिश पाउंड ₹2 का या ₹2.5 का फर्क रखता हो, कैनेडियन डॉलर भी ₹1.5-2 का फर्क रखता हो। क्योंकि वॉल्यूम कम है तो ट्रांजैक्शंस कम है, तो इसलिए उनका डिफरेंस ज्यादा होगा। लेकिन बेसिकली बिड एंड आस्क को आसान अल्फाज में कह लें, बिड परचेजिंग प्राइस है, आस्क सेलिंग प्राइस है बाय ट्रेडर। और मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से एज अ कस्टमर मेरी बिड सेलिंग प्राइस है और आस्क परचेजिंग प्राइस है, लेकिन मेरी वजह से मार्केट नहीं चल रही, मार्केट अपने ट्रेडर्स में चल रही है। तो ट्रेडर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बिड एंड आस्क लेते हैं। बिड का मतलब है वो खरीद रहा है, आस्क का मतलब है वो बेचेगा। ओके, मिनिमम इन्वेस्टमेंट बहुत कम। अब मैंने आपको कहा ना क्योंकि लेवरेज बहुत ज्यादा है तो इन्वेस्टमेंट बहुत कम है। आप ₹100 लगा के ₹4000 तक की परचेजिंग और इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर लेवरेज कम होती तो इन्वेस्टमेंट ज्यादा होती, तो ये भी एक पॉइंट, ये उसी से एसोसिएटेड है आपकी लेवरेज से। फोकस, दुनिया की 7 मेजर करेंसीज हैं जो 85% ट्रांजैक्शन कॉस्ट करती है। तो मैंने आपको अर्लियर कहा था कि टोटल 7 करेंसीज हैं जिनके ऊपर 80% प्लस काम हो रहा है और दुनिया उन्हीं पे फोकस कर रही है। सॉरी, एक छोटा सा क्वेश्चन, आप लोगों ने अपना कैपिटल मार्केट का किया तो आप ऑब्जर्व करिएगा जिन 10 शेयर्स को आपने फोकस किया था, आपने पूरे 25 दिन उन्हीं को फोकस किया। क्यों? क्या आपकी 100% ट्रांजैक्शन उन्हीं 10 में थी? क्या उन 10 के अलावा मार्केट में और कोई काम नहीं हो रहा? हो रहा है, लेकिन आपका जो फोकस एरिया था वो था। तो इसी तरह दुनिया की फॉरेक्स मार्केट का जो फोकस एरिया है वो दुनिया की टोटल 7 मेजर करेंसीज है, जिसमें US डॉलर, ब्रिटिश पाउंड, यूरो
और स्विस फ्रैंक, जापानीज येन, चाइनीज युआन और यूएई दरहम। ये दुनिया की 7 मेजर कंट्रीज हैं जिसमें काम किया जा रहा है। ओके, यहां तक कोई क्वेश्चन? सर ट्रेडिंग कॉस्ट समझा दे देखो, ट्रेडिंग वापस कॉस्ट रिपीट। का मतलब, ट्रेडिंग कॉस्ट से मैं यहाँ मतलब है ट्रांजैक्शन कॉस्ट, पहले तो वो क्लियर करो। इसमें क्योंकि ब्रोकर ज्यादातर खुद होते हैं तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट इनके लिए नेग्लिजिबल होती है, क्योंकि ये खुद ही बेच और खरीद रहे होते हैं। ये सिर्फ पेपर के हद तक तो कॉस्ट लेते हैं, लेकिन एक्चुअली वो कॉस्ट इनको हिट नहीं होती। अब आई ट्रेडिंग कॉस्ट। ट्रेडिंग कॉस्ट बुनियादी तौर पे बाइंग और सेलिंग का डिफरेंस है। वो करेंसी जिसके बिड और आस्क में कम से कम मार्जिन होगा उसकी ट्रेडिंग सबसे ज्यादा होगी। क्यों? कि उसका रेट में फर्क। लेट सपोज आप डॉलर खरीदते हैं 150 का और बेचते हैं 150.5 का, तो सिर्फ 50 पैसे की ट्रेडिंग कॉस्ट है आपकी। आप 50 पैसे का डिफरेंस बर्दाश्त कर लें, डॉलर खरीदा बेच। लेकिन जब वही काम आप पाउंड में खरीदते हैं तो पाउंड आप खरीदते हैं 200 का, बेचते हैं 19, बेचते हैं 204 का, तो वहां पे ट्रेडिंग कॉस्ट 4 रुपए आ रही है। अब एज अ इन्वेस्टर मैं डेफिनेटली उस करेंसी से दूर हट जाऊंगा जिसमें ट्रेडिंग कॉस्ट ज्यादा। यार हर बार 4 रुपए का फर्क आ जाता है, और मेरे लिए वो करेंसी ज्यादा एक्सेप्टेबल होगी जिसकी ट्रेडिंग कॉस्ट सबसे कम है, ताकि मैं उसमें ज्यादा वॉल्यूम के सूरत में कम से कम खर्चे में प्रॉफिट कमा सकूं। ट्रेडिंग कॉस्ट बुनियादी तौर पे बिड और आस्क के दरमियान जो डिफरेंस है, जिस कीमत में हम बेचने जाते हैं और जिस कीमत में हम खरीदने आते हैं। एक काम करिएगा छोटा सा, अगर आप लोगों के लिए मुमकिन हो, अभी तो मार्केटें बंद है, जब मार्केट खुले तो किसी फॉरेक्स डीलर की दुकान जाइएगा जो उनका ऑफिस है, तो वहां आप देखेंगे एक डिस्प्ले सेंटर लगा होता है जिसमें डॉलर्स और सबके रेट चल रहे होते हैं। आप ऑब्जर्व करिएगा कि डॉलर के अंदर सबसे कम ट्रेडिंग कॉस्ट है और ब्रिटिश पाउंड के अंदर में भी सबसे हाईएस्ट हो और दूसरी करेंसीज में इससे भी हाईएस्ट हो। लेकिन अगर ट्रेडिंग कॉस्ट कम होगी तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट आपके लिए इजी हो जाती है, लेकिन अगर ट्रेडिंग कॉस्ट ज्यादा होगी तो डिसीजन इंट्राडे ट्रेडिंग आपके लिए महंगी हो जाएगी। यानी कि रोजाना आप $1 बेचे और खरीदना, 4 रुपए आपको ऊपर देने पड़ जाए तो डेफिनेटली महंगा है। उसकी जगह 50 पैसे देने पड़ जाए तो जितने में 1 पाउंड ट्रेड हो रहा है उसमें $8 ट्रेड हो जाएंगे। इस वजह से हम ट्रेडिंग कॉस्ट को कवर करते हैं। ओके, या स्टिल कोई कंफ्यूजन है? नो सर। पार्टिसिपेंट, इसमें मैंने आपको पहले कहा है रिटेल पार्टिसिपेंट नहीं होते। रिटेल पार्टिसिपेंट इसलिए नहीं होते कि इसमें ज्यादातर बड़ी कंपनीज, मल्टीनेशनल बैंक्स, ब्रोकर्स ये सब होते हैं। तो मेन पार्टिसिपेंट्स इसके 2 हैं मार्केट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। स्पॉट मार्केट में कमर्शियल बैंक, ब्रोकर्स और कस्टमर फॉर ऑफ कमर्शियल बैंक एंड सेंट्रल बैंक। यानी कि कमर्शियल बैंक अपने लिए भी ट्रेडिंग करते हैं स्पॉट में, ब्रोकर्स भी कर रहे होते हैं और अपने कस्टमर्स के लिए भी करते हैं। फॉरवर्ड मार्केट में आते हैं आर्बिट्रेटर्स, मार्जिन ट्रेडर्स, हेजर्स और स्पेकुलेटर। जो वो लोग होते हैं फॉरवर्ड मार्केट में, ये 2 महीने 3 महीने आगे के सौदे कर रहे होते हैं। तो वो बुनियादी तौर पे या तो रिस्क कवर कर रहे होते हैं या डिविडेंड यील्ड कवर करते हैं। जो मैंने अभी आपको शुरू में समझाया था कि जब वो करेंसी सस्ती होती है उस वक्त खरीद लेते हैं और जब महंगी हो रही होती है उस वक्त बेच देते हैं। तो ये फॉरवर्ड मार्केट को फोर्सिंग करते हैं। स्पॉट मार्केट में डेली वाले आते हैं जो अपने लिए खरीदते हैं या अपने कस्टमर्स के लिए खरीदते हैं। ओके, अब इसके बाद जो इसमें मूवमेंट आती है, ये बेसिकली वो 6 प्लेयर्स हैं जो फॉरेक्स मार्केट में वर्क करते हैं। सबसे पहले इंडिविजुअल ट्रेडर्स हैं। इंडिविजुअल ट्रेडर्स टोटल फॉरेक्स मार्केट का 5% है दुनिया भर में, ओनली 5%। मैं और आप कितना डॉलर खरीद लेंगे रोज? डॉलर हम बेसिकली इंडिविजुअल ट्रेडर्स ज्यादातर वो होते हैं जो डॉलर्स को सेविंग के पॉइंट ऑफ व्यू से खरीदते हैं या फॉरेक्स को सेविंग के पॉइंट ऑफ व्यू से खरीदते हैं। बकिया 5 जो है ये फॉरेक्स को खरीदते हैं बिकॉज ऑफ ट्रांजैक्शंस, बिकॉज ऑफ ट्रेड। सेंट्रल बैंक इसलिए खरीदता है ताकि अपने रिजर्व्स अपग्रेड कर सके। कमर्शियल बैंक इसलिए खरीदता है कि वो इसको ट्रेड करके मार्जिन्स कमा सके। इन्वेस्टमेंट या हेज फंड इसलिए खरीदते हैं कि फ्यूचर के आउटकम्स या अनसर्टेनिटी को कवर कर लें आज ही। लेट सपोज मुझे पता है कि मुझे 3 महीने बाद $1,00,000 की पेमेंट करनी है और आज डॉलर 150 का है। मेरी कैलकुलेशन ये है कि फ्यूचर में डॉलर में प्रेशर आएगा और डॉलर 155 का हो जाएगा, तो डेफिनेटली मैं आज ही खरीद के बैठ जाऊंगा ताकि वो 5 रुपए का लॉस मुझे उस वक्त बर्दाश्त ना करना पड़े। इसमें स्पेकुलेटर भी इसी में आते हैं और आर्बिट्रेटर्स भी इसी में आते हैं। लेकिन फर्क क्या होता है? नियत का फर्क होता है।
जब मैं एज अ हेजर आता हूं तो मेरा बेसिक कंसेप्ट सिक्योरिटी ऑफ रिस्क है, और जब मैं एज अ स्पेक्यूलेटर और आर्बिट्रेटर आता हूं तो मेरा बेसिक मोटिव प्रॉफिट मेकिंग है। ये आपको ख्याल रखना है। फर्म्स या कॉर्पोरेशन अपनी लॉन्ग पोजीशंस को कवर करती हैं, जैसे मल्टीनेशनल कंपनी है, उनको अपनी पेरेंट कंपनी में पैसे भिजवाने, तो वो कोशिश यही करेंगी कि जब डॉलर सस्ता हो उस वक्त खरीदो ताकि ज्यादा डॉलर, क्योंकि कमा वो रुपीज में रही है, भिजवाना उनको, लेट्स सपोज यूनिलीवर पाकिस्तान में कमा रही है रुपीज में, उसको पाउंड में भिजवाना है इंग्लैंड में, तो उसकी कोशिश होगी कि फॉरेक्स में जिस वक्त पाउंड सस्ता हो उस वक्त खरीदो ताकि ज्यादा से ज्यादा पाउंड खरीदे जा सके और ज्यादा से ज्यादा रेमिटेंस जा सके। वो कभी भी हायर साइड पे पाउंड नहीं खरीदेंगे। जब पाउंड 204 का है वो उस वक्त नहीं खरीदेंगे, लेकिन जब पाउंड 195 का उस वक्त वो खरीदेंगे, क्योंकि वो सस्ता पाउंड खरीदेंगे तो उनको ज्यादा पाउंड्स मिल जाएंगे और वो ज्यादा पाउंड्स अपनी पेरेंट्स कंपनीज को बिकवा सकते हैं। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में ब्रोकर्स भी आ सकते हैं, इंश्योरेंस कंपनीज भी आ सकती हैं, कमर्शियल बैंक्स भी आ सकते हैं, सब कुछ है। लेकिन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो एज अ इंस्टीट्यूशन खरीद रहे हैं, इसमें कंपनीज भी हो सकती हैं, कुछ कंपनीज हेजिंग के तौर पे भी खरीदती हैं और उस पॉइंट से भी। ओके, ये 6 मार्केट प्लेयर्स हैं जिनके ऊपर आप काम करते हैं। ये इंडिविजुअली सबको यहाँ डिफाइन कर दिया है। इंडिविजुअल जो नॉन कॉमर्शियल ऑपरेशन है, बुनियादी तौर पे इनका मकसद सिर्फ इन्वेस्टमेंट को सेविंग करना होता है। सेंट्रल बैंक अपनी मनी सप्लाई ऑफ करेंसी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये काम करते हैं। सेंट्रल बैंक मनी सप्लाई होती क्या है? मनी सप्लाई बुनियादी तौर पे 3 है, M1, M2 और M3। M1 मनी सप्लाई इसको कहते हैं जो एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज हो रही है पाकिस्तान की बाउंड्री के अंदर। M2 मनी सप्लाई मीडियम ऑफ एक्सचेंज यानी कि पाकिस्तानी बैंक्स में जो चल रही है वो भी, प्लस अकाउंटों में जो रखी है वो भी, और M3 वो है जिसमें सारे फॉरेक्स रिजर्व भी है। जब आपका M3 स्ट्रांग होता है तो आपकी करेंसी स्ट्रांग होना शुरू होती है, और जब आपकी करेंसी स्ट्रांग होना शुरू होती है तो आपके यहाँ दूसरी फॉरेक्स करेंसियां डिक्लाइन करना शुरू करती है। तो ये बैंक्स ये काम, कमर्शियल बैंक, सेंट्रल बैंक ये काम करता रहता है और उसको टाइम टू टाइम चेंज करता है। अच्छा, ये खुद भी करता है डायरेक्ट, और समटाइम्स ये कमर्शियल बैंकों के जरिए भी ये काम कराता है। कमर्शियल बैंक बुनियादी तौर पे रोजाना की, कमर्शियल बैंक तो देखा आपको पता है पैसों के ताजर है, वो पैसा खरीदते हो पैसा बेचते। दोबारा रिपीट कर दीजिएगा। कौन सा बेटा? M2। M2 में मनी इन एक्सचेंज, मनी इन काउंटर। देखो M1 वो है जो मनी इन काउंटर है, जो OTC रोजाना बाजारों में बिक रही है। M2 जब आएगा तो उसमें मनी इन काउंटर जो एज अ मीडियम चल रही है वो भी, और जो बैंकों में डिपॉजिट रखा हुआ है वो भी शामिल होगा। और जब मैं M3 की बात करूंगा तो M3 में M1, M2 और मेरा फॉरेक्स रिजर्व भी शामिल होगा, क्योंकि वो भी मेरी मनी है ना, लिक्विडिटी है, मैं जब दिल चाहे चेंज करके उसको रुपीस में कन्वर्ट कर सकता हूँ। और फॉरेक्स हमेशा डिटरमाइन होता है ऑन द बेसिस ऑफ M3। M3 जितना स्ट्रांग होगा फॉरेक्स उतना स्ट्रांग होगा। ये आप देखते होंगे, अमूमन न्यूज सुनते होंगे, फॉरेक्स रिजर्व जितने स्ट्रांग होते हैं उतना ज्यादा आपकी करेंसी की वैल्यू होती है। फॉरेक्स रिजर्व जब वीक हो रहे होते हैं तो करेंसी की वैल्यू भी वीक हो रही होती है। तो यहाँ भी ये ख्याल है। कमर्शियल बैंक रोजाना, कमर्शियल बैंक का काम यहाँ पे बिल्कुल वैसे ही है जैसे दुकानदार का है। दुकानदार चीज खरीदता है और उसको आगे बेचता है। कमर्शियल बैंक भी अपने वॉल्यूम को खरीदते हैं और आगे अपने कस्टमर्स को बेचते हैं। जब सस्ता होता है तो वो उस वक्त खरीद के होल्ड कर लेते हैं, और जब महंगा होता है तो उस वक्त वो अपने कस्टमर्स को बेच रहे होते हैं। अच्छा, समटाइम्स ये काम वो डायरेक्ट भी करते हैं और समटाइम्स ये काम इनडायरेक्ट भी करते हैं। इनडायरेक्ट से मुराद है कि हो सकता है वो अपने लिए ना खरीदे, वो अपने किसी कस्टमर के लिए खरीद रहा हो, क्योंकि मार्केट, तो ये वो काम दोनों अपने लिए भी करता है और दूसरे के लिए भी करता है। इन्वेस्टमेंट और हेज फंड फ्यूचर की पेमेंट्स वाले लोग होते हैं। हेजर जो होता है उसका बुनियादी कंसेप्ट वही वाला है, वो रिस्क कवर कर रहा होता है कि यार मुझे 3 महीने बाद पैसे लेने। मैं इसकी एग्जांपल से समझा दूं। आज आपने एक परचेजिंग की अमेरिका से $1,00,000 की। आज डॉलर जब आपने माल मंगाया तो 150 रुपए पे आया, उस हिसाब से आपने कॉस्टिंग की और आगे बेच दिया। 3 महीने का आपको क्रेडिट मिला हुआ है। अब 3 महीने बाद जब आप डॉलर देने गए तो डॉलर 160 का था, तो अब आपको बगैर कुछ किए 10 रुपए का लॉस बुक हो गया पर डॉलर। अब आपकी भी कैलकुलेशन है, आप समझते हैं कि नहीं यार अगर मैंने 3 महीने बाद ये दिए तो डॉलर ऊपर चले जाएगा, तो बेहतर है कि मैं आज ही फॉरेक्स में इसको हेज कर लूं। जो आपको याद हो जब मैंने डेरिवेटिव्स पढ़ाया था तो आपको स्वैप पढ़ाया था फॉरेक्स का, कि वो फ्लोटिंग से फिक्स में चले जाएगा या फिक्स से फ्लोटिंग पे चले जाएगा, प्लस वो डॉलर से पाउंड में चले जाएगा, पाउंड से यूरो में चले जाएगा।
जो भी करेंसी आगे स्ट्रांग होने की अपनी अपनी कैलकुलेशन के हिसाब से होगा, उस हिसाब से वो वर्क करते हैं। बेसिकली इसका बुनियादी मकसद ट्रिगरिंग टू वॉल्टिलिटी है, वॉल्टिलिटी को काबू करने की कोशिश की जाती है कि ताकि वो नुकसान आपको कम से कम हो। लार्ज कॉर्पोरेशन अपनी फॉरेन रेमिटेंस के लिए करती है, क्योंकि उनको मल्टीनेशनल्स को अपनी पेरेंट्स कंपनियों को पैसा भेजना होता है, तो उस वक्त मोस्ट ऑफ द टाइम जब सस्ता होता है ये उस वक्त खरीदती है, और जब महंगा होता है उस वक्त बेचती है, ताकि ये कवर किया जा सके। फॉरेक्स कंपनीज में ब्रोकर्स और डीलिंग सेंटर्स हैं। यहां का कोई डिफिकल्टी डीलिंग में यही है, जैसे गैलेक्सी है और आपका मनीग्राम्स हैं, ये सारे लोग हैं डीलिंग सेंटर और ब्रोकर्स। यहां तक कोई फॉरेक्स में डिफिकल्टी? नो सर। क्योंकि अब थोड़ा सा ट्रांजैक्शंस, अब कोशिश ये आती है कि जी ट्रांजैक्शन करता कौन है, होते कौन है, और की क्यों जाती है। आप में से कितने लोग, अगर मैं क्वेश्चन पूछूं, कभी फॉरेन डीलर्स के पास या ब्रोकर की दुकान गए? कोई गया है? आप में से कोई गैलेक्सी या किसी मनी एक्सचेंजर के पास कभी गया है? नो सर, गए नहीं है कभी। क्यों नहीं गए? करवाते। क्योंकि आपका फॉरेक्स से कोई डीलिंग नहीं है। लेकिन आपके भाई या वालिद या कोई भी पाकिस्तान से बाहर होते, उनकी रेमिटेंस फॉरेक्स में आ रही होती, तो फिर आपको ट्रांजैक्शन करनी थी। लेकिन मैं आपको कहूं, आप एटीएम गए? हाँ जी, आप में से हो सकता है आधे लोग एटीएम में गए। क्यों? कि वही पाकिस्तानी करेंसी जब पाकिस्तान में ट्रेड हो रही है तो एज अ करेंसी ट्रेड हो रही है, तो वो तो आपको चाहिए अपने रोजाना के खर्चों के लिए। फॉरेक्स आपको रोजाना नहीं चाहिए। फॉरेक्स में जो मेनली ट्रांजैक्शंस होती हैं वो स्पॉट होती हैं, ओवर द काउंटर जिसको हम कहते हैं, कि आपने खरीदा और बेचा। मैक्सिमम इसको आप 2 दिन तक ले जा सकते हैं, वरना नॉर्मली तौर पे ये आप अगर कभी जाएं काउंटर पे, आप उसको $100 दें, वो $100 के आपको पाकिस्तानी रुपए देगा, उसमें आपको 15-20 मिनट लगेंगे, राइट। और अगर लेट सपोज, अब तो पहले तो मैक्सिमम 2 डेज पहले होता था, क्या चीज ये याद रखिएगा, अब तो ये मैक्सिमम 2 डेज वाला भी चीज नहीं है। अब तो आप ऐड देखते होंगे, और यानी कि उधर दुबई में पैसा डालें, पैसा वहां पे